अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज की कहानी है एक नौजवान की, एक सनसनीखेज डरावनी कहानी। दफ्तर का सारा अमला जा चुका था। काम की मसरूफियत की वजह से कब रात के 9 बज गए पता ही नहीं चला। मैंने घड़ी में टाइम देखा और चपरासी को बुलाया। माफ करना चाचा, मेरी वजह से तुम्हें भी देर तक बैठना पड़ा। चाचा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं साहब जी, अगर कभी कभार दफ्तरी काम की वजह से देर तक भी बैठना पड़े तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मैंने सामने पड़ी फाइलें समेटते हुए कहा, लगता है आज भी पैदल घर जाना पड़ेगा। एक तो इस शहर में गाड़ियां भी जल्दी बंद हो जाती हैं, दूसरा हमारा दफ्तर भी शहर से काफी दूर है। चाचा ने भी मेरी बात की तायीद करते हुए कहा, इसीलिए तो साहब जी मैं सबको जल्दी जल्दी काम निपटाने का कहता रहता हूँ। वैसे आपकी काम की नौयत भी कुछ ऐसी है कि अक्सर आपको देर हो जाती है। हमने दफ्तर बंद किया और अपने अपने घरों को चल दिए। मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से था और मैं एक सरकारी इदारे में मुलाजिम था। मरी में मेरी तैनाती और नया नया तबादला हुआ था, इसलिए सेटल होने में काफी वक्त लगा। हमारा दफ्तर शहर से काफी दूर घने जंगल में वाक़या था। मेरे अलावा दफ्तर के बाकी सभी लोग मकामी बाशिंदे थे जो शाम को अपने अपने घरों को रवाना हो जाते, जबकि मैंने भी शहर से थोड़े फासले पर एक कॉलोनी में किराए का मकान ले रखा था, जहां मेरे अलावा मेरे दोस्त सैफ अली और फरहाद अली भी मौजूद थे। हम तीनों परदेसी थे। वो दोनों मेरे रूममेट थे, लेकिन आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से हम रहते। मेरे दोनों रूममेट भी मुलाजमत करते थे, लेकिन वो जल्दी दफ्तरों से वापस आ जाते थे। उनके दफातर शहर में वाक़या थे, जबकि मेरा दफ्तर शहर से काफी दूर था। इसलिए मैं सुबह सवेरे नमाज फजर से फारिग होकर दफ्तर के लिए निकलता था। ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल फोन इतना आम नहीं हुआ था। मैं शहर से एक बस पकड़ता जो शहर से दूर एक स्टॉप पर उतरता। यहाँ मैं बताता चलूं कि इन दिनों मरी में इतनी सड़कें नहीं थी जितनी आज हैं। बस एक मरकजी रोड जो माल रोड से होता हुआ शहर के गिरदोनमा तक फैला हुआ था। मैं उस बस स्टॉप पर उतरकर पैदल दफ्तर जाता था, जिसका फासला तकरीबन 5 किलोमीटर था। रास्ते में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घना जंगल था और कच्ची पक्की पगडंडियों से होते हुए हम लोग दफ्तर पहुंचते थे। हमारे दफ्तर की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक थी। जंगल काफी घना था और वैसे भी बहुत खतरनाक जंगल था। वैसे तो मरी के जंगलों में गीदड़, बंदर, जंगली बिल्लियां और खरगोश वगैरह के साथ साथ छोटे जानवरों के अलावा चीते भी पाए जाते हैं। मेरे रूममेट फरहाद अली और सैफ अली हर वक्त मूवीज देखते रहते। वो ड्रामे नावल भी पढ़ते थे, जबकि मुझे इन चीजों से सख्त चिढ़ थी। आज हफ्ते का दिन था और हम तीनों शाम को फारिग बैठे हुए थे, तो सैफ अली कहने लगा, दोस्तों क्यों ना कल घूमने का प्रोग्राम बनाया जाए। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं कभी घूमने नहीं गए। फरहाद उसकी बात पर मुत्तफिक हो गया और कहने लगा, अच्छा आइडिया है, वैसे भी कल छुट्टी है। वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे तो मैं भी उनसे कह दिया कि एक शर्त पर मेरी मंजूरी मिल सकती है। वो दोनों यक जुबान होकर बोले, भाई अब कौन सी शर्त है। मैंने कहा, शर्त यह है कि आज आप लोग डरावनी मूवी नहीं देखोगे और मुझे भी खबरें देखने दोगे। उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। बिलाखिर उन्होंने हार मान ली और इस तरह हम तीनों आपस में मजाक करने लगे। उन दिनों बड़े शहर में केबल हुआ करते थे, जबकि चैनल्स की तादाद भी बहुत महदूद थी। ठीक 9 बजे हम लोग खाना वगैरह खाकर टीवी के सामने बैठे हुए थे कि अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। आज सुबह मरी के जंगलों में से एक देहाती शख्स की लाश मिली है, जिसे किसी दरिंदे ने बड़ी बेदर्दी से मार डाला है। ताज्जुब की बात है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसे किसी जंगली जानवर ने नहीं बल्कि किसी और चीज से इसकी मौत हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वो जख्म किसी जंगली जानवर के नहीं लगते। मजीद पुलिस तहकीकात कर रही है। खबर सुनते ही हम लोग सख्ते में आ गए। यार हो ना हो ये किसी जिन या चुड़ैल की कारस्तानी होगी। फरहाद की बात पर मैंने तबसरा करते हुए कहा, यार इसीलिए तो कहता हूँ कि डरावनी फिल्में मत देखा करो। किसी जिन या चुड़ैल ने नहीं, बल्कि मेरे ख्याल में इसे किसी इंसान ने दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया होगा, जिसे मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। सैफ ने भी फौरन जवाबी वार किया, यार तुम किस किस्म के आदमी हो मेरे भाई। जिनों के बारे में तो कुरान पाक में सूरह जिन मौजूद है, भला इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत चाहिए। सैफ थोड़ा जज्बाती हो रहा था। मैंने बड़े प्यार से कहा, दोस्तों कुरान पाक पर मेरा पूरा ईमान है और मैं मानता हूँ कि जिन भी अल्लाह ताला की मखलूक है, मगर इसमें डरने वाली क्या बात है। उनकी अपनी अलग दुनिया है और हमारी अलग। मेरी बात सुनकर दोनों खामोश हो गए और फिर हम किसी और मौजू पर बात करने लगे। सुबह के अखबारात में भी रात वाली स्टोरी छपी थी
खैर वो दिन हमने खूब सैर सपाटे में गुजारा। अगले दिन सुबह को हस्बे मामूल मैं दफ्तर के लिए निकला। आज फिर मुझे दफ्तर में काम करते हुए काफी देर हो गई। साहब जी, आपको डर नहीं लगता? मैंने फाइलों में से मुंह ऊपर करते हुए हैरत से देखा। चाचा, कैसा डर? साहब जी, आपको अक्सर देर हो जाती है और घर भी आपका काफी दूर है। मेरा मतलब यह है कि घने जंगल के बीचों बीच रात में अकेले पैदल घर जाते हुए आपको डर नहीं लगता? चाचा, खुलकर बात करो, ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? और मुझे किस चीज से डर लगेगा? मेरे सवाल पर वो कहने लगा, वो साहब जी, मैंने काफी लोगों से सुना है इस जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल का बसेरा है और काफी लोगों से इसकी बातें भी सुनी है, बल्कि कुछ गांव वालों ने तो उसे अपनी आंखों से देखा भी है। मैं तो बस आपको खबरदार करना चाह रहा था कि आप बड़े मोहतात अंदाज में घर जाया करें। अरे चाचा, आप भी ना। मैंने हंसते हुए टाल दिया कि ये सब फर्जी किस्से हैं और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा आप मेरी फिक्र न करें। आज खिलाफे मामूल मुझे जंगल में से गुजरते हुए एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। झाड़ियों में से अचानक कोई जंगली जानवर या बंदर नमूदार हो जाता तो मैं सहम जाता। लगता है मुझ पर भी बाबा की बातों का असर होने लगा है। मैंने अपने आप को दिलासा दिया और शहर की मरकजी सड़क पर पहुंच गया, जो अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। चलते चलते आखिरकार घर को पहुंच गया। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से चाचा ने इस चुड़ैल की बात सुनाई थी, उस दिन से दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। मैं रोज चाचा से नए नए सवाल पूछता। चाचा, वो चुड़ैल अगर वाकई जंगल में मौजूद है तो अभी तक आपको दिखाई क्यों नहीं दी? आप चुड़ैल के बारे में कैसे जानते हैं और आपको किसने बताया? और आप भी तो काफी देर को रात घर जाते हैं, तो क्या आपको भी डर नहीं लगता? मेरे इतने सवालों पर चाचा हंसकर कहता, साहब जी, मैं ठहरा एक बूढ़ा गरीब आदमी। अगर डर कर घर बैठ जाऊं तो मेरे बच्चों का पेट कौन पालेगा? ये सच है कि मैंने उसे नहीं देखा, पर मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं कि ये वाकई मौजूद है। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता हूं। अब मैं भी एहतियात करने लगा था। वापसी पर एक डंडा अपने साथ जरूर रखता, जबकि मगरिब से पहले अपना काम खत्म करने की कोशिश करता कि कहीं रात ना पड़ जाए। एक दिन दफ्तर में ज्यादा काम आ गया और मुझे घर जाते हुए रात हो गई। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज चुके थे। दफ्तर का सारा अमला जा चुका था और आज तो चाचा ने भी छुट्टी दे रखी थी। मैंने अपना काम मुकम्मल किया और अपना टार्च और डंडा लेकर दफ्तर बंद कर दिया। दिसंबर का महीना था और बर्फबारी की वजह से सर्दी में काफी इजाफा हो गया था। मैंने कोट और गर्म चादर ओढ़ रखी थी। आज जंगली जानवरों और परिंदों का शोर मामूल से कुछ ज्यादा था। दूर शाख पर बैठे उल्लू की आवाज किसी अनजाने खतरे की निशानदेही थी, जबकि गीदड़ के चिल्लाने की आवाज ने तो जंगल के माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी में आगे चलता गया। बर्फबारी भी हो रही थी, जैसे दरख्तों ने सफेद चादर सी ओढ़ ली हो। न जाने आज सफर इतना लंबा क्यों महसूस हो रहा था, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, मैं चलते चलते शहर की मरकजी सड़क के करीब पहुंच चुका था। अब रास्ता काफी नाहमवार था। मैं जैसे ही एक पगडंडी पर पहुंचा तो दूर से बंदरों और गीदड़ों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने किसी चीज को देखा हो। जिस तरह गांव में आधी रात को किसी चोर वगैरह को देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं और उनके भौंकने पर गांव वाले मोहतात हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह की आवाजें सुनकर, जो कि अब मेरे करीब तर होती जा रही थी, मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ कर दी जहां से बंदर और गीदड़ चिल्ला रहे थे। जो ही मेरी नजर एक औरत पर पड़ी तो हैरत और खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक दरमियाने कद की औरत थी जो लाल लिबास पहने मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं। वो बगैर आंखें झपकाए मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथों के नाखून नोकीले थे। अब गीदड़ों और बंदरों की आवाजें आना बंद हो गईं। मैं दबे कदमों साइड मारता हुआ एक दरख्त की ओट में हो गया। मेरी हालत काबिले रहम थी। ऐसी बर्फीली सर्दी में भी मेरे पूरे जिस्म से पसीना छूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा और सोचने लगा कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। मैंने अपनी दादी से बचपन में सुन रखा था कि अगर किसी ऐसी शैतानी मखलूक से सामना हो जाए तो उसका मुकाबला करने के बजाय उसको रास्ता दिया जाए। इस तरह वो शैतानी मखलूक आपको कुछ नहीं कहती। जैसे चाचा भी बड़ी शिद्दत से इस वक्त याद आ रहा था। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। मैं उस वक्त अपने आप को कोसने लगा। खैर, मैं कुरान पाक का विर्द करता रहा, जिससे मुझे काफी हौसला मिला। बिलाखिर वो खौफनाक चुड़ैल मेरे सामने आकर रुक गई। उसने इधर उधर देखा। शायद उसकी नजर अभी तक मुझ पर नहीं पड़ी थी, जो वो मेरे सामने से गुजर गई
और थोड़ा आगे चलकर गायब हो गई। शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और गिरते पड़ते उस सहर अंगेज माहौल से बाहर निकल आया। अब जंगल में बिल्कुल खामोशी थी और मैं भी मरकजी सड़क पर पहुंच चुका था। ऐसी बर्फीली सर्दी में ही मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था और प्यास से गला खुश्क हो रहा था। आखिर खुदा खुदा करके मैं अपने मकान तक पहुंच गया। अगले दिन सुबह को देर से आंख खुली, मेरे जहन में अभी तक रात वाला वाकया घूम रहा था। क्यों पार्टनर, सब ठीक तो है ना? फरहाद के सवाल पर मैं वापस ख्याली दुनिया से हकीकी दुनिया में आ गया। यार वो रात काफी देर हो गई, सो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आप लोगों को जगाऊं। आप लोग दफ्तर जाओ, मैं थोड़ा लेट दफ्तर जाऊंगा। वो दोनों चले गए और मैं बड़ी मुश्किल से दफ्तर के लिए तैयार हुआ। दरअसल रात वाले वाक़े ने मेरे दिल और दिमाग पर बड़ा गहरा असर छोड़ा था, इसलिए तबीयत जरा भारी हो रही थी। दफ्तर में सबसे पहले चाचा ने मेरे रवैये की तब्दीली का नोटिस लिया। मैं भी बार बार चाचा की तरफ देख रहा था और अपना काम भी कर रहा था। खाने के वक्फे के दौरान चाचा मेरे पास आया और कहा, क्या बात है साहब जी, आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मैं चाचा को एक कोने में ले गया और बड़ी ही राजदारी से उसे कहा, चाचा एक राज की बात बताऊं, लेकिन वादा करो कि राज राजी रहेगा। मेरा मतलब है। अरे साहब जी आप बेफिक्र रहो और समझो कि मुझे कुछ बताया ही नहीं। चाचा बीच में बोल पड़ा, तो फिर सुनो, जानते हो कल रात मेरा सामना किससे हुआ था? किससे? चाचा का तजस्सुस बढ़ गया। कल रात मेरा सामना उसी चुड़ैल से हुआ था जिसके मुतल्लिक आपने मुझे खबरदार किया था और मैं हंसी मजाक में आपकी बात टाल गया था। क्या? चाचा का मुंह खुले का खुला रह गया। चाचा आहिस्ता बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा मजाक उड़ाए, तुम समझ रहे हो ना? चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए दिलासा दिया। साहब जी आप परेशान ना हो, खुदा सब ठीक करेगा। और हाँ, अपना काम दिन के वक्त ही पूरा किया करो। शाम को जल्दी घर आ गया और सोच रहा था कि अपने रूममेट्स को इस खौफनाक चुड़ैल का बताऊं या नहीं। फिर सोचा कि इतना बड़ा वाकया हो गया है, अपने दोस्तों को जरूर बताना चाहिए। और फिर बातों ही बातों में मैंने उन्हें सारा वाकया सुना डाला, जिसे सुनकर फरहाद और सैफ दोनों खौफजदा से हो गए। यार आपको तो अल्लाह ने नई जिंदगी दी है, आप कोई सदका खैरात निकालो। और हम तो आपको पहले ही समझाते थे कि रात के वक्त अकेले जंगल में मत गुजारा करो, लेकिन आप तो जिनों भूतों की बातें मजाक लगती हैं। अब आपको पता चला कि उनका डर कैसा होता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन आए दिन हमें अखबारात और टेलीविजन की इन खबरों ने खासा परेशान कर रखा था कि आज बस्ती में फिर कोई बंदा इस शैतानी मखलूक का शिकार हो गया। देखते ही देखते पूरे शहर में खौफ के बादल मंडाने लगे। हर किसी की जुबान पर उस खौफनाक चुड़ैल की खबरें थी। लोगों ने तो रातों को घरों से निकलना बंद कर दिया। अब तो गवर्नमेंट भी इस मसले के हल के लिए संजीदगी से सोचने लगी। हम लोग भी खौफ और डर के ऐसे माहौल में बुज़दिलों की तरह जी रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चुड़ैल का सामना कर सके। कुछ अरसे बाद मेरे गांव से खत आया कि मेरे वालिद साहब की तबीयत कुछ नाज़ास है, लिहाजा मैंने दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ले ली। अगले दिन मेरे दोस्त मुझे रेलवे स्टेशन रावलपिंडी छोड़ने आए। मैंने भी सिंध की ट्रेन पकड़ी। सिंध का मौसम गर्म था। मेरा गांव अंदरूनी सिंध में वाक़या था, जहां हरे भरे खेत और आमों के बागात, केलों की फसल और खजूर के दरख्त हमारे गांव की शान थी। मैंने अपने वालिद साहब का इलाज शहर के एक अच्छे अस्पताल में कराया। मैंने मरी में पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र अपने बीवी और बच्चों से नहीं किया था। मैं उनकी परेशानी नहीं देखना चाहता था। एक रात मैं सोया हुआ था तो ख्वाब में मैंने देखा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मरी के जंगलात में घूम रहा था। मेरे दोस्त आगे चले गए और मैं पीछे रास्ता भटक गया। फिर उनको बड़ी आवाजें दी, लेकिन बेसूद मैं भटकता हुआ एक पगडंडी पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत खड़ी है, लेकिन उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैं हैरान रह गया कि इस वक्त ये अकेली औरत यहाँ वीराने में क्यों खड़ी है। मैंने सोचा कि शायद मेरी तरह रास्ता भटक गई है। मैंने करीब जाकर उसको आवाजें दी, लेकिन वो अपनी जगह खड़ी रही। आखिरकार मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आवाज दी तो उसने जो मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उसका खौफनाक चेहरा देखकर मारे वहशत के मेरी चीख निकल गई और इसी डर और खौफ की कैफियत में मेरी आंख खुल गई और मैं नींद से हड़बड़ा कर उठ बैठा। या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मेरी बीवी अभी नींद से बेदार हो गई। कुछ नहीं बेगम, कोई बुरा सपना था, आप सो जाएं। मेरी बीवी तो सो गई, पर मैं काफी देर तक जागता रहा। अब तो ख्वाब में भी उस चुड़ैल का सामना करना पड़ रहा था। मैंने उस चुड़ैल के बारे में शौकत को बताया। वो परेशान सा हो गया और मुझे दिलासा देते हुए बोला, परेशान ना हो दोस्त, हम आज ही गांव के पीर बाबा के पास चलते हैं। शौकत मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मेरे गांव में ही रहता था। वो कहने लगा, तुझे याद है कि बचपन में मासी पर जब किसी जिन का साया हो गया और डॉक्टरों ने भी उसे जवाब दिया,
तब पूरे गांव के सामने पीर बाबा ने किस तरह कलाम इलाही से उसका इलाज करके जिन को भगाया था और मासी बिल्कुल ठीक हो गई थी। गांव के पीर बाबा बहुत ही नेक इंसान हैं। वो अब भी गांव के गरीब अफराद की खिदमत करते हैं और अगर किसी पर जिन चुड़ैल का साया हो जाता है तो हमारे पीर बाबा सवाब की खातिर मुफ्त इलाज करते हैं। आओ चलते हैं उन्हीं के पास। फिर हम दोनों पीर बाबा के डेरे की तरफ रवाना हो गए। हम लोग बड़े मोतबाना अंदाज में पीर बाबा से मिले। जब उनके मुरीदैन का रश कम हुआ तो मैंने चुड़ैल के मुतालिक सारे वाकयात बयान कर दिए, जिसे वो सुनकर काफी देर खामोश रहे। फिर पीर बाबा आंखें बंद किए कुछ सोचते रहे। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। जो वक्त गुजर रहा था हमारे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। आखिरकार पीर बाबा ने अपनी आंखें खोल दी, हमें अपने करीब बुलाया। हम लोग पीर बाबा के बिल्कुल करीब और दोजानू होकर बैठ गए। माफ करना बेटा, मैं मराकबे में चला गया था जिसकी वजह से आपको जहमत उठाना पड़ी। कोई बात नहीं पीर बाबा, उम्मीद है आपने मेरे मसले का अच्छा हल सोचा होगा, मैंने कहा। फिर पीर बाबा बोले, बेटा अल्लाह ताला पर भरोसा करो, वो सब ठीक कर देगा। मेरे इल्म के मुताबिक वो शैतानी मखलूक आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन आपने अच्छा किया कि छुट्टी लेकर मेरे पास आ गए। जैसा कि आपने बताया कि वो बदरू बेगुनाह इंसानों का खून बहा रही है और पूरा शहर खौफ की कैफियत में मुब्तला है। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उसकी मखलूक से नहीं, क्योंकि सारी मखलूकात उसकी मोहताज हैं। हमें अपने सारे मसाइल का हल अल्लाह ताला की पाक किताब कुरान मजीद में तलाश करने चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? हम दोनों ने यक जुबान होकर कहा, जी पीर बाबा, हमें आपकी बात समझ में आ रही है। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर एक तावीज लिखकर मुझे देते हुए कहा, बेटा ये तावीज अपने दाएं बाजू पर हर वक्त बांधे रखना। इंशाल्लाह इस तावीज की बरकत से कोई भी शैतानी मखलूक, जिन भूत या चुड़ैल आपके नजदीक नहीं आ सकती। मैंने वो तावीज लेकर अपने पास रखा तो पीर बाबा ने पास पड़े हुए एक संदूकचे में से एक पुराना खंजर निकाला और मुझे देते हुए कहा, ये खंजर अपने पास रखना, ये कोई मामूली खंजर नहीं, ये हमारा जद्दी पुश्ती खंजर है। इससे पहले कि वो खौफनाक बदरू तुम पर कोई वार करे, मैं चाहता हूँ कि उसके वार से पहले तुम इस खंजर से उस पर वार कर दो और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दो और मखलूके खुदा को उसके शर से बचाओ। मैंने वो खंजर लेकर पीर बाबा से वादा किया कि मैं उनकी बताई हुई बातों पर अमल करूंगा और इस खंजर से उस खौफनाक बदरू को मारकर शहर के लोगों को निजात दिलाऊंगा। उस वक्त न जाने मेरे अंदर कहां से इतनी बहादुरी आ गई। पीर बाबा मेरा अज़म देखकर बहुत खुश हुए और दुआओं के साथ हमें रुखसत किया। पीर बाबा की दुआ से मेरी जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आई। उनके दिए हुए तावीज और खंजर से मेरे अंदर डर और खौफ वाली कैफियत बिल्कुल खत्म हो गई। मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैंने वापसी का टिकट लिया। 24 घंटे के तवील सफर के बाद शाम को हमारी ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां मेरे दोस्त फरहाद और सैफ पहले से ही मुझे रिसीव करने के लिए मौजूद थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए और मुझसे सामान लेकर एक टैक्सी में रखा। पूरा रास्ता वो मुझसे गांव की बातें सुनते रहे और मैं उनसे शहर की। सैफ और फरहाद ने बताया कि शहर के हालात जूं के तूं हैं। वो खौफनाक बदरू खौफ की अलामत बनी है। वो अब तक न जाने कितने लोगों को जिंदगी से खेल चुकी है। दोस्तों, पीर बाबा के तावीज और खंजर ने मुझे नया हौसला दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस शहर को इस मनहूस बदरू के साए से निजात मिलेगी। मेरी बातें सुनकर वो एक दूसरे को देखने लगे। यार वाकई तुम गांव जाकर बदल गए हो। वो रात मैंने सुकून में गुजारी और अगले दिन सुबह को रूटीन के मुताबिक दफ्तर की तैयारी में लग गया। दफ्तर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। चाचा दिखाई नहीं दे रहे थे। दफ्तर वालों ने बताया कि 4 दिन पहले चाचा ने किसी खौफनाक चीज को देखा था तो वो भागते हुए गिर पड़ा, जिससे उसकी एक आंख किसी लकड़ी से टकराकर जाया हो गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसकी जान बच गई और अब वो शहर के अस्पताल में दाखिल है। चाचा के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने दफ्तर से जल्दी छुट्टी की और सीधा अस्पताल पहुंचा, जहां चाचा एडमिट थे। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उनकी एक आंख पर पट्टी लगी थी, जबकि दूसरी आंख ठीक थी। चाचा कैसी तबीयत है अब, और आपकी ये हालत कैसे हुई? वो कराहते हुए बोले, मत पूछो साहब जी, बस अल्लाह ताला ने जान बचा ली, ये भी बड़ी गनीमत है। पर हुआ क्या था, बताओ तो कुछ। मेरा तजस्सुस और भी बढ़ रहा था। मुझे बेचैन देखकर बोले, साहब जी आपकी छुट्टी के दौरान मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। मैं रात को उसकी दवाई लेकर आ रहा था कि रास्ते में मुझे देर हो गई। चूंकि हमारा घर शहर से काफी दूर है और रात को कोई गाड़ी भी नहीं मिलती, मैंने जंगल से शॉर्टकट मारा। चलते चलते मुझे एक झाड़ियों में से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। मैंने डरते डरते जूं ही झाड़ियां हटाकर देखा तो खौफ के मारे मेरी सांसें रुकने लगी। मेरे सामने वही खौफनाक बदरू खड़ी थी जिसका जिक्र आपने किया था।
वो भयानक और कहर आलूद नजरों से मुझे देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और जो ही वो मेरी तरफ लपकी तो मैंने भी पांव पर जोर दिया और एक तरफ को दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं धड़म से जमीन पर गिर पड़ा, जहां मेरी आंख में एक सूखी लकड़ी लगी और इस तरह मेरी आंख जाया हो गई। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता गिरता पड़ता आखिरकार वहां से भागने में कामयाब हो ही गया और अपने गांव पहुंच गया। साहब जी, आंख जाया हो गई मगर खुदा का शुक्र है कि जान बच गई, लेकिन अभी तक मैं उस बदरू के डर के खौफ से बाहर नहीं आया। चाचा को मैंने दिलासा देते हुए कहा, चाचा सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें, वो खूनी बदरू बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। रात को मैं अपने रूममेट दोस्तों से उस बदरू के मुतल्लिक बात कर रहा था। दोस्तों, अब बहुत हो गया, कब तक हम डर के साए में जीते रहेंगे? लगता है वो वक्त आ गया कि मुझे पीर बाबा की बताई हुई बातों पर अमल करना पड़ेगा। मेरे जहन में एक प्लान है, इसलिए मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। वो दोनों बोले, हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोगों की भलाई के लिए जान भी दे सकते हैं। मैंने बीच में बोलते हुए कहा, जान देने की नहीं बल्कि उस बदरू की जान लेने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, पीर बाबा ने कहा था कि उस चुड़ैल को वार करने से पहले खत्म किया जाए, और जब तक ये खंजर और तावीज मेरे पास है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुम दोनों की सलामती का जामिन मैं हूँ। आप लोगों को आंच तक नहीं आने दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ चलें और इंसानियत की खातिर हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, और इस खूनी बदरू को खत्म करके इंसानी जानों के नुकसान से बचाया जाए और अजीम नेकी कमाई जाए। तो आप लोग तैयार हो? हम तैयार हैं। उनका जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो साथियों, मंसूबा यह है कि कल की रात हम जंगल में गुजारेंगे। हम तीनों इकट्ठे होंगे और एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे। हम जंगल में उसे तलाश करेंगे और अगर हमारे सामने आ गई तो तुम लोग सिर्फ मेरी तरफ देखना। मैं उस खंजर से उस पर वार करके उसे खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह। और हाँ, एक अहम बात करता चलूं, आप लोगों ने डरना नहीं। मेरे प्लान पर उन्होंने भी हामी भर ली। दूसरे दिन हम लोग दफ्तर गए और शाम को वापस आ गए। हम लोग अपने प्लान को सरअंजाम देने के लिए तैयारी करने लगे। मेरे दोस्तों के पास उनके लाइसेंस वाले पिस्टल भी मौजूद थे, जो एहतियातन उन्होंने लोड करके अपने साथ रख लिए। मेरे पास पीर बाबा का दिया हुआ तावीज और खंजर था। उसके अलावा हमारे पास टार्च, डंडे और आग जलाने के लिए लाइटर और थोड़ा खाने पीने का सामान भी मौजूद था। और अब हम लोग बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगे। ठीक रात 8 बजे हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी मुहिम पर निकल पड़े। मौसम काफी सर्द था और आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हम लोग शहर से काफी दूर घने जंगल में निकल आए। पैदल चलते चलते थक गए थे, इसलिए कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गए। हम अपने साथ लाए खाने में से कुछ खाना खाया और पानी पीकर आपस में बातें करने लगे। यार शुक्र है हम 3 लोग हैं, अकेला आदमी तो इस भयानक जंगल में वैसे ही मर जाता। सैफ की बात पर मैंने मुस्कुराकर कहा, डरने का नाम नहीं लेना, बाकी जो मर्जी आगे कहो। वो दोनों भी मुस्कुराने लगे। बादलों की वजह से रात काफी तारीक थी। मैंने घड़ी में टाइम देखा, रात के 12 बज चुके थे। वैसे तो जंगल में काफी खामोशी थी, लेकिन कभी कभार उल्लू के चिल्लाने और गीदड़ के मखसूस आवाज निकालने से पूरा जंगल भयानक महसूस होने लगता। लेकिन हम एक अच्छे मकसद के लिए निकले थे, सो डर हमसे कोसों दूर था। अब हम दोबारा अपने शिकार के लिए जंगल में आगे बढ़ने लगे। सारा जंगल अंधेरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ एक अजीब सी वहशत फैली हुई थी। इस जंगल बियाबान में रात के इस पहर आने की शायद किसी और को हिम्मत नहीं हो सकती थी। कोई बड़ा दिल गुर्दे का आदमी ही इस वक्त ऐसे भयानक जगह पर आ सकता था। हम तीनों एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे जा रहे थे कि अचानक दूर झाड़ी में जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जोर जोर से चिल्ला रहे थे वो, जैसे उन्होंने किसी को देखा हो। मैंने कहा, दोस्तों होशियार हो जाओ, और हम लोग भी उस सिमत बढ़ने लगे जहां से आवाजें आ रही थी। मेरे दोस्तों ने अपना अपना पिस्टल हाथ में ले रखा था, जबकि मैं सबसे आगे चल रहा था। चलते चलते हमारे कदम रुक गए। हमारी तलाश खत्म हो चुकी थी। वो अचानक हमारे सामने आ गई। उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे दोस्त ना चाहते हुए भी डर गए। उनकी आंखों से खौफ नुमाया था। वो मेरे पीछे थे। दोस्तों रुको नहीं, आप लोग इसे मत देखो, बल्कि मेरी तरफ देखते रहो। पीर बाबा के तावीज ने वाकई काम कर दिखाया, क्योंकि मुझे उस भयानक चेहरे को देखकर भी डर नहीं लग रहा था। उस अफरियत की फलक शिगाफ चीख ने हमें हिला कर रख दिया। हमारा दिल अंदर से दहलने लगा। मेरे दोस्त तो थर थर कांपने लगे। इन अफरियतों, चुड़ैलों और भूतों की गैर मौजूदगी में तो सब बहादुर बनते हैं, लेकिन असल पता तो जब चलता है जब ये चीजें हमारे सामने आ जाएं। उस वक्त मेरे दोस्तों की कैफियत भी वही थी। उस चुड़ैल को देखकर तो जैसे उनकी रूह फना हो गई। तुम लोग मेरा शिकार करने नहीं बल्कि मेरा शिकार होने आए हो। ये कहते ही वो बदरू तेजी से मुझ पर झपट पड़ी और मेरा गला दबोचना चाहा।
उसने अपनी गिरफ्त मुझ पर सख्त कर दी, पर अगले ही लम्हे उसने अपना हाथ ढीला कर दिया। यूं लगा जैसे उसको बिजली का झटका लगा हो। मैं समझ गया कि पीर बाबा के तावीज और खंजर की बरकत से ऐसा हुआ है। और इससे पहले कि वो मेरे दोस्तों पर वार करे, मैंने खंजर निकाला और बड़ी तेजी से खंजर को उसके सीने में पेवस्त कर डाला। फिर तो पूरा जंगल उसकी गुराहट और फलक शगाफ चीखों से गूंज उठा। वो जमीन पर गिर गई और देखते ही देखते उसमें आग लग गई और कुछ ही देर में उसका जिस्म जलकर खाक हो गया। हैरत अंगेज तौर पर वो खंजर महफूज रहा, जिसे उठाकर मैंने अपने पास रखा। मेरे दोस्त अब खौफ और हैरत की कैफियत से बाहर आ चुके थे। हम लोग अपनी मुहिम में कामयाब हो चुके थे। अगले दिन बदरू के मरने की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने खुदा का शुक्र अदा किया और काफी अरसे तक हम तीनों दोस्तों के चर्चे होते रहे। अब शहर की रौनकें दोबारा वापस आ चुकी थी और लोग रातों को भी घूमते फिरते नजर आने लगते। कुछ सालों बाद मेरा तबादला मरी से कराची हो गया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी?